सबसे पहले जो यूथ पावर है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर द फ्यूचर फेसेस। आप इंडिया को लीड करने जा रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे होंगे, मैं तो हम लोग तो पीछे बैठे हुए। मैंने इनको मना किया, प्रोफाइल पढ़ना फिर स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसके बारे में आप कौन सी हनुमान चालीसा है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ें अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने मना किया। मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है मैं कहाँ गया क्या किया। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके पास एक्सपेंसिव कार है? आप ये समझिए नहीं आपके पास है, आप मान के चलिए आपके पास एक्सपेंसिव। अगर मैं किसी आदमी से पूछता हूँ एक्सपेंसिव कार है, एक्सपेंसिव आपके पास कॉस्ट्यूम है, एक्सपेंसिव आपके पास रेजिडेंस है, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास महंगे दोस्त हैं? इट इज अ पॉइंट फॉर थिंकिंग, इट इज अ पॉइंट फॉर रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास महंगे दोस्त नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि आपको एक तलाश है महंगे दोस्त की, जो आपके लिए गेम चेंजर हो, गेम प्लेयर नहीं हो और एक चेंज एजेंट हो। तो अब आप जो शुरुआत कर रहे हैं अपने इस लाइफ के, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गेम चेंजर की एक तलाश कीजिए इस इंस्टीट्यूशन के बाद, कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है। आपने जो भी पढ़ाई किया आईटी में, मैकेनिकल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल्स में, सिलेबस वॉज डिफाइंड, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है इसका पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई सिलेबस नहीं होते। और इसमें मैंने खुद देखा अपनी लाइफ में कि जो बड़े बड़े लोग थे जो आगे बढ़े, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ में इनफॉर्मल एडमिशन लिया, अच्छे लोगों से मिले और वो आगे चले गए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो एक्सपेंसिव फ्रेंड्स हैं कहाँ मिलेंगे, उनके इंडिकेटर्स क्या है? जो एक्सपेंसिव फ्रेंड्स हैं, मैं 2-3 उनके बारे में इंडिकेटर्स बताऊंगा। जो एक्सपेंसिव फ्रेंड्स हैं वो डिजाइन थिंकिंग आर्किटेक्चर करते हैं, डिजाइन थिंकिंग कंटेंट करते हो, उनके लाइफ में माइग्रेशन होती है, मोमेंटम होता है, उसके बाद वो माइलस्टोन लाते हैं। माइग्रेशन का मतलब शहर बदलना, कंपनी बदलना, सोच बदलना। आज एक जो थॉट आप लेके चल रहे हैं, कल अगर दूसरे सत्या नडेला और सुंदर पिचई जैसे आदमी को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि मेरा थॉट तो आउटडेटेड है, अब मुझे नए थॉट को लेके आना चाहिए। तो ये जो डिजाइन थिंकिंग वाले जो लोग हैं, जो गेम चेंजर्स हैं, उनके इंडिकेटर क्या है? एक आदमी से मैंने पूछा, आप ये बताइए महात्मा गांधी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो उसने कहा महात्मा गांधी की तो 2 पैदाइश है, एक पोरबंदर में हुआ गुजरात में, और उनका पॉलिटिकल बर्थ साउथ अफ्रीका में हुआ। जब अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका तो महात्मा गांधी ने एक रिजॉल्व लिया कि इंडिया से इन लोगों में बाहर फेंकूंगा अंग्रेजों को। तो आप देखिए, आपसे जो कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपका एज क्या है, आप बताते हैं कि भाई मेरा 63 ईयर्स ओल्ड है, 28 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आपको ये बोलना है कि नहीं मेरा एज तो 3 है। आप कौन सी एज की बात कर रहे हैं? मेरा मेंटल एज भी हो सकता है, इमोशनल एज भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल एज भी हो सकता है, कन्वर्जेंट एज भी हो सकता है। तो अब ये सवाल ये है कि आज से निकलने के बाद आप एक डिजाइन थिंकिंग आर्किटेक्चर को डेवलप कीजिए और उसमें आप ये सोचिए कि अगर आपके पास आज व्यूज है और कल आपके पास इसको पर्सपेक्टिव में आप अगर चेंज करते हैं तो आप बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, चाहे सर्विस सेक्टर में जाए या आप इंटरप्राइजिंग बने। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट कभी खत्म नहीं होता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे भीतर कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी है, एक एपिटाइट है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ। अभी शायद गुप्ता जी ने 1-2 चीज़ें बोली, मेरे लिए भी एक सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली स्टूडेंट आदमी के भीतर कभी नहीं मरता है। कल आप प्रोफेसर हो जाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। कल आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, आपके कंप्यूटर अगर बड़े शार्प हैं तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आज के इस एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने भीतर स्टूडेंट को जिंदा रखना, उसको कॉन्टेक्चुअल बनाना, उसको रेलेवेंट बनाना। अब हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है
ये स्टूडेंट किस तरह के होते हैं? स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जिसमें योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन। एक स्टूडेंट होता है जिसमें पात्रता होती है, एलिजिबिलिटी। और एक स्टूडेंट होता है जिसमें ग्राह्यता होती है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। आप ये सारे लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। किसी के हिस्से में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अगर है तो मुझे 100% ले रहा है एज ए लिसनर, और कोई हो सकता है 30% रिसीव करे। तो आपका जो गेम है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का यहीं से स्टार्ट होता है। मैं जब अमेरिका गया, एक बार सत्या नडेला से उनके फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मैंने कहा साहब ये बताइए, सत्या नडेला IIT IIM के प्रोडक्ट नहीं थे, उन्होंने अमेरिका में जाके अपनी अच्छी डिग्री हासिल की। भाई क्या चीज़ है? व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्टर इन सत्या नडेला दैट हैज मेड हिम द टॉप मोस्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड? कैन यू गिव मी वन विजडम कैप्सूल? तो उन्होंने कहा सत्या नडेला इज लाइक ए वंडरफुल ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर का मतलब ये कोड नंबर है। अगर आप अच्छे ब्लॉटिंग पेपर हैं तो सराउंडिंग से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी गिर जाता है, कुछ अच्छे पेपर्स होते हैं, आप वहाँ ब्लॉटिंग पेपर है। तो जो आदमी की एलिजिबिलिटी है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनमें योग्यता भी होती है, पात्रता भी होती है, ग्राह्यता भी होती है, उनमें तीनों चीज़ क्योंकि मुश्किल है। अब आप सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी के भीतर बहुत सारी फैकल्टीज नहीं है तो आप उसको लेके आगे बढ़ें। दूसरी चीज़, एक चीज़ वर्ल्ड में है जो सबसे सस्ती है, वो चीज़ है ड्रीम, पैशन, इंस्पिरेशन। क्या इसमें कोई टैक्स लगता है? अगर आप में से कोई आदमी आज मुझे सुनने के बाद रिजॉल्व लेता है कि मैं बड़ी इंडस्ट्री बनाऊंगा, या तो ऐसी सोच में कोई टैक्स तो लगता नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं? तो जो ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं बड़े लोग के, उस पर GST या टैक्स नहीं लगता। इसलिए आप बड़ा सोचिए, और बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। अब आप देखिए, अभी के सिनेरियो में टाटा बिरला कभी नंबर 1 2 थे, अभी अदानी अंबानी चल रहे हैं। अदानी साहब ड्रॉप आउट हैं, धीरूभाई अंबानी का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। तो अगर आप में से कोई लड़का ऐसा सोचता है कि मैं IIT का प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं IIM का प्रोडक्ट नहीं हूँ, ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि आपके सामने इंडिया में एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं कि एक ड्रॉप आउट होकर अदानी जैसा आदमी इतना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया। इट्स ए मैटर ऑफ इंस्पिरेशन। अगर आप जब कंपेयर करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर जो एनर्जी रेजिम है वो डिप्लीशन पॉइंट में चली जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इससे कंपेयर किया, वो लड़का ऐसा कर गया, वो पेरेंट्स ऐसा कभी मत सोचिए। और सबसे बड़ी बात है, इससे भी बड़ी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको पता होगा कि शिकागो में 1993 सितंबर में स्वामी विवेकानंद गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। जब स्वामी विवेकानंद यहाँ से स्टार्ट किए तो उनके जर्नी को कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया था, उन्हें टिकट दिया था, और यहाँ से वो चले थे मई में, और जुलाई में वैंकूवर को पहुँचे, और रास्ते में यहाँ से बम्बई से यात्रा स्टार्ट की बाई शिप, और वो श्रीलंका, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, और उसके बाद जापान होते हुए वो वैंकूवर में गए, कनाडा में। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा कंपनी बनाने वाले, उनकी उनसे मुलाकात हुई थी जापान में। और एक उन्होंने मॉर्निंग में देखा कि एक सीट में कोई स्वामी है, वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी आप कहाँ से हैं, क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया मैं ऐसे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जा रहा हूँ। तो स्वामी जी, जमशेद जी ने पूछा कि स्वामी जी मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इंडिया तो अभी गुलाम है, अंग्रेज राज कर रहे हैं, आप ये काम करो, इंडिया इज डेस्परेट नीड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड एम्पिरिकल थिंकिंग। इंडिया नीड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद स्वामी जी जब इतने बड़े स्पीकर हुए, वर्ल्ड फेम के हुए, तो जमशेद जी टाटा ने वहाँ पे बेंगलोर में IISc है, वो मैसूर के राजे से वो लैंड उन्होंने लिया, और निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जो कि ब्रिटेन की रहने वाली थी, उन्होंने इस काम के लिए भेजा। यू कैन इमेजिन कि 1893 में इंडिया एक बड़ा सॉफ्ट पावर नहीं था, कोई साइंटिफिक और कोई ऐसी बड़ी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जापान से स्टील की जो टेक्नोलॉजी है आप इंपोर्ट कीजिए, लेकिन आप अपने कंट्री में कोई बड़ा प्लांट बैठाइए। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि थिंकिंग्स कैसे होती है और कैसे लोग आगे जाते हैं। और उससे बड़ी थिंकिंग देखिए, नेटवर्क इज नेटवर्क।
आपकी नेटवर्किंग, आप अच्छे लोगों को सुनिए, आप दिल्ली में जाइए, आप बम्बई में जाइए, कोई भी अगर अच्छा स्पीकर है शायद आपके इससे बहुत बड़ी चीज़ आ जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग है, विवेकानंद जब अमेरिका चले गए, वैंकूवर से वो फिर शिकागो गए, और ये कॉन्फ्रेंस होना था सितंबर में, और स्वामी जी जुलाई अगस्त में चले गए। तो किसी ने कहा कि शिकागो इज ए वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बेटर यू गो टू बोस्टन इन टेक्सास फॉर फ्यू वीक्स बिकॉज यू कैंट सर्वाइव। उस समय इतने लोगों के पास पैसे नहीं थे। जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद एक प्रोफेसर राइट थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर, ही वॉज इन बोस्टन। बोस्टन में स्वामी जी को किसी आदमी ने इंट्रोड्यूस किया कि वन यंग स्वामी हैज कम फ्रॉम इंडिया एंड ही हैज ए स्पार्क्स ऑफ इंटेलेक्चुअल विजडम, ही नोज ए लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ही इज ए डीप प्रोवर। तो उस जॉन राइट के पास किसी आदमी ने विवेकानंद जी को इंट्रोड्यूस किया। जॉन राइट ने उनसे पूछा, व्हाट फॉर यू हैव कम टू यूएसए? उन्होंने कहा, सर आई वांट टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने कहा, वेयर इज योर टेस्टिमोनियल, वेयर इज योर क्रेडेंशियल? उनके पास कोई बायोडाटा नहीं था। स्वामी जी को पता नहीं था कि फॉरेन कंट्रीज में रजिस्ट्रेशंस होते हैं, क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं। तब उन्होंने मुझसे एक दो दिन बात किया, वो और उनके मैसेज में उन्होंने देखा कि रियली ये जो आदमी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उन्होंने एक टेस्टिमोनियल और क्रेडेंशियल दिया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के प्रेसिडेंट को, और तब जाके स्वामी विवेकानंद को शिकागो कॉन्फ्रेंस में एंट्री मिली। तो इस इंसिडेंट से ये होता है कि स्वामी विवेकानंद को अगर वो क्रेडेंशियल दूसरा आदमी सर्टिफाई नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आप अगर अच्छे लोगों के पास जाते हैं, हो सकता है वो रिकमेंड कर दे कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में कि भाई दिस बॉय इज वेरी ब्राइट, यू कैन प्लीज गो देयर एंड प्लीज गिव ए फेवर टू हिम, ही डिजर्व दिस जॉब। हो सकता है आपके पास मिरेकल हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं रिजेक्शन, फेल्योर और सेटबैक, मैं इसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है वो है रिजेक्शन। अगर कोई बड़ा आदमी रिजेक्ट करता है तो ये आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि वो रिजेक्शन हो सकता है आपकी पूरी लाइफ बदल दे। आप सारे लोग इंजीनियर हो, सिलिकॉन वैली में अगर आप जाते हैं तो वहाँ कोई स्टार्टअप फेल करता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि आपका लर्निंग कर्व हैज़ इंक्रीज्ड, उसको फेल्योर नहीं कहा जाता, क्योंकि उनके परसेप्शन डिफरेंट हैं, उनके जो है पर्सपेक्टिव हैं वो डिफरेंट है। इसलिए आपको मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आप हीरा मत बनो, डायमंड बनना मुश्किल है। बड़े प्रेशर में मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं, तब वो कोर जो होता है डायमंड में कन्वर्ट होता है। आप डायमंड बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर डायमंड जैसी एक्टिंग आपने सीख ली तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अच्छी एक्टिंग आप कीजिए, और वो डायमंड के अंदर जो क्वालिटीज है उसको इम्बाइब कीजिए। कोई आदमी अगर बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड पहनना है तो किसी मिरर की ज़रूरत होगी जिसमें अपने को देखेगा। तो बड़े से बड़े लोग भी, उनको मिरर की ज़रूरत होती है, कंपनी की ज़रूरत होती है, ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, टीम की ज़रूरत होती है। अगर आप हीरा नहीं बन सकते, हीरा बनने की एक्टिंग नहीं कर सकते, तो आप मिरर बनिए। और इस मिरर बनने के लिए आपके अंदर लॉयल्टी, आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में क्या चीज़ है? ट्रस्ट लाइन। शॉर्ट सप्लाई में क्या है? ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट और अच्छे इंसान हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक पाला हॉरेन बहुत बड़ी राइटर हुई है, उन्होंने एक थ्योरी दिया, टॉय थ्योरी। टॉय थ्योरी का मतलब उन्होंने ये कहा कि एक छोटा बच्चा है, वो महंगे खिलौनों के लिए मचलता है, और मिडिल क्लास के लोग जब जाते हैं खिलौने की दुकान में, इतने पैसे नहीं होते। अगर कोई आपका लड़का 10,000 का शॉप, टॉय शॉप में जाता है, 10,000 का कोई खिलौना पसंद करता है, तो फादर समझाता है कि नहीं नहीं, ये खिलौना टूट जाएगा, तुम दूसरे खिलौने खोलो। तो उस स्थिति में पाला हॉरेन ने कहा कि जब आदमी बड़ा होता है तो उसको महंगे खिलौने चाहिए। महंगे खिलौने का मतलब बड़ा रिकॉग्निशन, महंगे खिलौने का मतलब बड़ा अवार्ड, महंगे खिलौने का मतलब बड़ी व्यूअरशिप, महंगे खिलौने का मतलब आपकी टीआरपी मार्केट में बढ़नी चाहिए। इसलिए उस राइटर ने ये कंक्लूड किया कि हमारे जीवन में जो टॉय है, जो खिलौने हैं, वो हमेशा रहते हैं। उनका जो नेचर है, उनकी जो इक्विटी है, वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, और हम लोग अपने को अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में माइग्रेशन कीजिए, माइग्रेशन से मोमेंटम आएगा,
अपनी स्क्रिप्टिंग बदलिए, लोकेशन की स्क्रिप्टिंग बदलिए। और लाइफ में दो साउंड इफेक्ट हैं, एक गुनगुनाहट की, एक गुनगुनाहट की। गुनगुनाहट वाले लोग एक यूज़ करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, दूसरे से कंपेयर करते हैं और अल्टीमेटली क्या उस स्थिति होती है जो लूजर हो जाते हैं। आप में जो साउंड इफेक्ट होना चाहिए गुनगुनाहट की होनी चाहिए, हारमोनी की होनी चाहिए, जैसा कि आनंद कुमार जी ने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच आप में होना चाहिए। और एक छोटा सा है कि आप कैसे सेटबैक और फेलियर को लेते हैं। एक छोटा सा मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपने तो बहुत सारे दीपशिखा जी ने पॉपलेट सुनाए, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, बहुत इंस्पायरिंग है। जब भी कोई चोट जहन दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक रास्ता खुला। जब भी कोई चोट जहन दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक रास्ता खुला। गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते गए, गुनगुनाते गए। थैंक यू।